नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। सीबीआई के दफ्तर में हाजिरी लगाने का अगला नंबर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। सीबीआई ने शराब घोटाले के मामले में पूछताछ करने के लिए अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल को अपने दफ्तर में पेश होने के लिए कहा है और इस खबर से देश की राजनीति में एक भूचाल आ गया है और अब इस बात की अटकलें और तेज हो गई हैं कि केजरीवाल का हश्र भी वही हो सकता है जो मनीष सिसोदिया का हुआ। सीबीआई का सम्मन मिलते ही आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार के निजी आरोप लगाने शुरू कर दिए और कल तक केजरीवाल नीतीश कुमार से मिलकर मोदी के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान चला रहे थे, राष्ट्रीय मंच तैयार कर रहे थे विपक्ष का, लेकिन आज वो खुद भी उन नेताओं के क्लब में शामिल हो गए हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपों में कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। आज विश्लेषण इस बात का भी होगा कि अगर केजरीवाल जेल जाते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी का क्या होगा, क्योंकि ये एक वन मैन शो है और केजरीवाल के बाद सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप आम आदमी पार्टी में ना के बराबर है। इसके बाद हम भारत के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले बीबीसी को उसी के खिलाफ आज कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। भारत का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब बीबीसी की जांच कर रहा है। आज हम बाकायदा सबूतों के साथ आपको बताएंगे कि कैसे बीबीसी जैसा मीडिया संस्थान सब कुछ जानते हुए भी भारत सरकार के कानूनों का खुलकर उल्लंघन कर रहा था और पकड़े जाने के बाद उसने इस पूरे मामले को स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ जोड़ दिया। और आखिर में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के जन्मदिवस पर हम आपको बताएंगे कि आज अगर डॉक्टर अंबेडकर जिंदा होते और लोकसभा का चुनाव लड़ते तो उस चुनाव का क्या नतीजा होता और आज वो किस पार्टी में होते, कांग्रेस में होते, बीजेपी में होते या बीएसपी में होते। आज हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए डॉक्टर अंबेडकर की कुछ तस्वीरें बनवाई हैं जिनमें आप देख पाएंगे कि आज वो अपना जन्मदिन कैसे मनाते। लेकिन विश्लेषण से पहले चलते हैं सना के पास जो आपको दिन भर की बड़ी खबरें बताएंगी। थैंक्स सुधीर। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने अब दिल्ली के मुख्यमंत्री को समन भेजा है। जांच एजेंसी अरविंद केजरीवाल से रविवार सुबह 11 बजे पूछताछ करेगी। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जांच में शामिल होंगे। अरविंद केजरीवाल को मिले सीबीआई के समन को लेकर सियासत तेज हो गई है। आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से करेंगे क्योंकि सीबीआई के दफ्तर में हाजिरी लगाने का अगला नंबर अब उन्हीं का है। सीबीआई ने शराब घोटाले के मामले में पूछताछ करने के लिए अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल को अपने दफ्तर में पेश होने के लिए कहा है और इस खबर से देश की राजनीति में भूकंप आ गया है और अब इस बात की अटकलें और तेज हो गई हैं कि क्या केजरीवाल का हश्र भी वही होने वाला है जो मनीष सिसोदिया का हुआ, यानी क्या केजरीवाल भी इसके बाद जेल जाएंगे और अगर जाएंगे तो कब जाएंगे, इसकी टाइमिंग क्या होगी। आज हम इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि अगर केजरीवाल जेल जाते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी का क्या होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक वन मैन शो है और केजरीवाल के बाद सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप इस पार्टी में ना के बराबर है। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल फंसे कैसे और कैसे एक वीडियो कॉल ने अरविंद केजरीवाल को इस शराब घोटाले में फंसा दिया। यानी एक वीडियो कॉल है जो उन्होंने फेस टाइम पर किया था, जो उन्हें बहुत ही महंगा पड़ गया और अब सीबीआई उनसे पूछताछ में इसी वीडियो कॉल को लेकर कई सवाल करने वाली है। तो इस वीडियो कॉल की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए आज सबसे पहले आप इस वीडियो कॉल की कहानी को ध्यान से सुनिए कि अरविंद केजरीवाल आखिर किससे वीडियो कॉल कर रहे थे और कैसे वो फंसे। ये कहानी दो लोगों की कहानी है, दो लोगों से शुरू होती है जिनमें एक व्यक्ति का नाम है विजय नायर जो आम आदमी पार्टी में कम्युनिकेशंस इंचार्ज था और दूसरे व्यक्ति का नाम है समीर महिंद्रू। ये दो किरदार हैं, आप इसे एक बिल्कुल फिल्म की तरह लीजिए। इस फिल्म की कहानी में ये दो मुख्य किरदार हैं, विजय नायर जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था और आम आदमी पार्टी से कम्युनिकेशन का इंचार्ज था, और समीर महिंद्रू जो शराब का एक बहुत बड़ा कारोबारी है और ये दोनों ही दिल्ली के शराब घोटाले में मुख्य आरोपी हैं और दोनों ही इस समय जेल में हैं। अब विजय नायर पर आरोप यह है कि नई शराब नीति के तहत शराब के जिन कारोबारियों को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया, उन तमाम कारोबारियों से यानी उन बिजनेसमैन से विजय नायर खुद डील करता था
और समीर महिंद्रू से भी वो कई बार मिल चुका था और इस बात का खुलासा सीबीआई और ईडी ने कई महीने पहले ही अपनी जांच में कर दिया था। लेकिन जब दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और इस मामले की और गहराई से जांच की गई तो पता चला कि विजय नायर जिन शराब कारोबारियों के साथ डील कर रहा था उन तमाम लोगों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद स्वयं बात की थी और इनमें समीर महिंद्रू का नाम भी शामिल है जो कि मुख्य आरोपी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी चार्जशीट में यह लिखा है कि जब विजय नायर ने समीर महिंद्रू को दिल्ली में आकर काम करने के लिए कहा तो समीर महिंद्रू इस दौरान अरविंद केजरीवाल से बात करना चाहता था और बड़ी बात यह है कि उस दौरान जब विजय नायर ने इसके बारे में अरविंद केजरीवाल को जानकारी दी तो वो आसानी से इस शराब कारोबारी से मिलने के लिए तैयार भी हो गए। यानी विजय नायर को समीर महिंद्रू और अरविंद केजरीवाल की एक मीटिंग करानी थी और मीटिंग इसलिए क्योंकि समीर महिंद्रू जो हैं वो साउथ के बहुत सारे बिजनेसमैन को दिल्ली ला रहे थे शराब के कारोबार में पैसा लगाने के लिए। अब वो इतने सारे कारोबारियों को तभी तो लाएंगे जब उन्हें अरविंद केजरीवाल से कोई आश्वासन मिले। तो उन्होंने कहा होगा विजय नायर को कि भाई जब तक केजरीवाल से सीधे बात नहीं कराओगे तब तक हम पैसा नहीं लगाएंगे। इसलिए विजय नायर ने कहा कि हम आपकी बात सीधे केजरीवाल से कराते हैं ताकि आपको तसल्ली हो जाए। हालांकि किसी वजह से जब अरविंद केजरीवाल समीर महिंद्रू से मिलने के लिए नहीं आए, यानी जब इन दोनों की मीटिंग नहीं हो पाई, तो फिर विजय नायर ने फेस टाइम पर अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉल की और इस दौरान समीर महिंद्रू की बात अरविंद केजरीवाल से करा दी। यानी उन्होंने अरविंद केजरीवाल और समीर महिंद्रू को दोनों को लाइन पर लिया और दोनों की आपस में बात करा दी। ईडी का कहना है कि इस वीडियो कॉल के दौरान अरविंद केजरीवाल ने समीर महिंद्रू को यह आश्वासन दिया कि विजय नायर उन्हीं का आदमी है और वो विजय नायर पर भरोसा करके इस डील पर काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और आपको पता है कि यह डील क्या थी? डील ये थी कि विजय नायर समीर महिंद्रू के जरिए दूसरे शराब कारोबारियों को अपने साथ जोड़ेगा और फिर इससे इन तमाम शराब कारोबारियों को जो फायदा होगा उसका आधा हिस्सा विजय नायर के जरिए मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के बाकी लोगों को पहुंचेगा। ईडी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के ही कहने पर समीर महिंद्रू विजय नायर के साथ इस शराब घोटाले में शामिल हुआ और अरविंद केजरीवाल को न सिर्फ इस घोटाले की पूरी जानकारी थी बल्कि वो हर आरोपी से निजी तौर पर मिल चुके थे और समीर महिंद्रू से उन्होंने वीडियो कॉल पर बात की। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि विजय नायर ने समीर महिंद्रू को फोन लगाया, वीडियो कॉल लगाया और वीडियो कॉल पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल से उनकी बात करा दी। अब मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में इसी वीडियो कॉल को लेकर क्या लिखा है। ईडी की चार्जशीट मेरे हाथ में लेकर आया हूं आज अपने साथ और अब आप ध्यान से सुनिएगा। श्री विजय नायर हैड अरेंज्ड मीटिंग ऑफ द ओनर ऑब्लिक कंट्रोलर ऑफ इंडो स्पिरिट्स श्री समीर महिंद्रू with Arvind Kejriwal, CM Delhi, and when that did not materialize, he arranged a video call through FaceTime on his phone for Shri Sameer and Shri Arvind Kejriwal, where Shri Kejriwal said to Shri Sameer that Vijay is his boy and that Shri Sameer should trust him and carry on with him. These facts are relevant to mention so as to establish the abetment of his actions in relation to the excise policy scam by the political leaders of the आम आदमी पार्टी। अब देखिए आगे विजय नायर के बारे में भी कुछ लिखा है। विजय नायर इज इंचार्ज ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन फॉर आम आदमी पार्टी। ये मीडिया और कम्युनिकेशन के इंचार्ज थे विजय नायर और ही हैड नो रोल इन दिल्ली गवर्नमेंट। In fact, he acted as a broker, liaison, middleman on behalf of the top leaders of Aam Aadmi Party for getting bribes, kickbacks from various stakeholders in the Delhi liquor business. तो विजय नायर के बारे में कहा है कि इनका दिल्ली सरकार में कोई औपचारिक रोल नहीं है, भूमिका नहीं है, ना ही ये कोई सरकारी अधिकारी हैं, ना ही इनके पास दिल्ली की सरकार में कोई औपचारिक पद है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के मीडिया और कम्युनिकेशन के इंचार्ज हैं और दिल्ली सरकार में इनका कोई रोल नहीं है। असल में
ये एक ब्रोकर की तरह या एक बिचौलिए की तरह काम करते थे और इनका काम था आम आदमी पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं उनके लिए रिश्वत का पैसा इकट्ठा करना, और दिल्ली में जो लेकर स्कैम हुआ है यानी शराब घोटाला हुआ है उसमें जो अलग अलग बिजनेसमैन थे उनसे अलग पैसा इकट्ठा करके रिश्वत के तौर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये दिया करते थे, एक मिडिलमैन की तरह। हालांकि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका सिर्फ एक वीडियो कॉल तक सीमित नहीं है, तो यह मत समझिएगा कि केजरीवाल जी ने अनजाने में किसी से वीडियो कॉल कर ली, ऐसा तो कोई भी कर सकता है और वो सिर्फ इससे ही फंस गए। असली कहानी तो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। असल में दिल्ली में जो 2,500 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है उस घोटाले में अरविंद केजरीवाल हर कड़ी से जुड़े हुए हैं और उन पर यह भी आरोप है कि इस घोटाले में बहुत सारे लोग तो इसलिए शामिल हुए क्योंकि उन्हें अरविंद केजरीवाल की तरफ से भरोसा दिया गया था। उदाहरण के लिए इस घोटाले को लेकर सबसे बड़ा आरोप यह है कि दिल्ली सरकार ने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए उनका प्रॉफिट मार्जिन 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया, जबकि इसे लेकर कोई प्रस्ताव नहीं था। लेकिन यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने खुद इस पर अपनी सहमति दे दी। तो जो प्रॉफिट मार्जिन था, शराब बेचने वाले जो बिजनेसमैन थे उनका 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। और सीबीआई ने इस मामले में 1996 बैच के एक सरकारी अफसर को जांच के लिए बुलाया जो नई शराब नीति लागू होने के समय मनीष सिसोदिया के सचिव थे, उनके सेक्रेटरी थे। और मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी ने पूछताछ में बताया कि मार्च 2021 में मनीष सिसोदिया ने उन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर बुलाया। जब वो घर पहुंचे केजरीवाल के तो वहां पर सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। इसी बैठक में इस अफसर को एक रिपोर्ट दी गई जिसमें शराब के होलसेलर्स का प्रॉफिट मार्जिन 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। और यह सब कुछ दक्षिण भारत के कुछ नेता और शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था, जिनमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का भी नाम है। और के कविता से ईडी पहले ही इस मामले में पूछताछ कर चुकी है। तो अब आप देखिए, इसमें कुल मिलाकर 2 मुख्यमंत्रियों के नाम आ रहे हैं। एक तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है, एक दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री की जो बेटी हैं के कविता, उनका नाम तो बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है और ईडी उनसे पूछताछ भी कर चुका है। और बड़ी बात यह है कि पूरा जो प्लान था वो ये था कि इस बार जो साउथ इंडिया के बड़े शराब कारोबारी हैं, जो पहले दिल्ली में और उत्तर भारत में अपना पैसा नहीं लगाते थे, यहां ऑपरेट भी नहीं करते थे क्योंकि साउथ की अलग लॉबी थी और यहां की एक अलग लॉबी थी, तो अरविंद केजरीवाल इस लॉबी को तोड़ना चाहते थे। इसीलिए वो साउथ इंडिया से लॉबी लेकर आए नए शराब कारोबारियों की, और इसमें उनकी मदद की के कविता ने। और जाहिर है तेलंगाना की सरकार और वहां के जो लोग हैं वो भी उनकी मदद जरूर कर रहे होंगे। मनीष सिसोदिया के सचिव का यह बयान अदालत में दर्ज है और इससे यह पता चलता है कि पहले मनीष सिसोदिया ने एक फाइल तैयार की जिसमें लिखा था कि शराब कारोबारियों का प्रॉफिट मार्जिन 6% की जगह 12% होगा। और बाद में यह फाइल बिना किसी परेशानी के, बिना किसी ऑब्जेक्शन के नई शराब नीति के साथ लागू हो जाए, इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने अपने ही घर पर एक मीटिंग रखी और वहां सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में इस अफसर को यह फाइल दी गई और कहा गया कि इस नई योजना को लागू कर दीजिए। यानी आरोप है कि चीफ मिनिस्टर ही इस घोटाले के चीफ आर्किटेक्ट भी हैं और इसी वजह से सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए अब बुलाया है। अब यहां बड़ी बात यह है कि जिस बैठक को लेकर सीबीआई अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने वाली है, उस बैठक में 3 लोग थे, खुद अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। और इनमें से सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया तो पहले ही जेल में है और अब केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि हमें ऐसा लगता है गिरफ्तारी अभी इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं होगी, गिरफ्तारी में समय लगेगा, कुछ महीनों का समय भी लग सकता है। और इसका कारण यह है कि सीबीआई के पास इस मामले में काफी सारे सबूत हैं और इन सबूतों में ईडी की चार्जशीट सबसे महत्वपूर्ण है। इस चार्जशीट में यह बताया गया है कि शराब घोटाले से जो पैसा आम आदमी पार्टी को मिला, वो पैसा पिछले साल गोवा में हुए विधानसभा चुनाव पर पार्टी ने खर्च किया और ईडी ने इस मामले में 100 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल का पता लगाया है। ये 100 करोड़ रुपए दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों से
आम आदमी पार्टी को मिले, जिनमें 70 करोड़ रुपए विजय नायर को दिए गए और 30 करोड़ रुपए दिनेश अरोड़ा को दिए गए, जो कि कारोबारी हैं। दिनेश अरोड़ा भी शराब घोटाले का एक मुख्य आरोपी है और ईडी का कहना है कि वो मनीष सिसोदिया के लिए काम करता था और मनीष सिसोदिया के पास घोटाले का ज्यादातर पैसा दिनेश अरोड़ा के जरिए ही आता था, जबकि विजय नायर के पास जो पैसा पहुंचता था वो आम आदमी पार्टी को जाता था, यानी पार्टी के फंड में जाता था। और आम आदमी पार्टी ने इससे लाखों करोड़ों रुपए गोवा में हुए चुनावों पर खर्च कर दिए और गोवा में उसने 2 सीटें जीती भी और गोवा में उसे 6% से ज्यादा वोट मिले। और गोवा के जो 6% वोट हैं, ये वही वोट हैं जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, यानी ये आप राष्ट्रीय पार्टी बनने की फीस कह सकते हैं। तो ये पूरा चार्ट आप देख लीजिए, ये 100 करोड़ रुपए कहां कहां किसके पास गया है। यानी आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी बनने में शराब घोटाले का एक बहुत बड़ा योगदान है। आप ये भी देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी बनाई थी। अब आपकी याददाश्त थोड़ी सी दुरुस्त करते हैं। देश के ज्यादातर लोग अब इन बातों को भूल चुके होंगे कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहते थे और आम आदमी पार्टी असल में भ्रष्टाचार को मिटाने के नाम पर ही बनी थी और उसी भ्रष्टाचार ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया। यानी भ्रष्टाचार के मुद्दे ने नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार करके अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। अरविंद केजरीवाल पर यह भी आरोप है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के एक सांसद जिनका नाम है MS रेड्डी, उनसे भी मुलाकात की थी और उन्हें दिल्ली में लिकर के बिजनेस में आने के लिए आमंत्रित किया था कि आप भी दिल्ली में शराब के धंधे में आइए और यहां बहुत पैसा है, आप भी पैसा कमाइए, हम भी पैसा कमाते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार CBI का दुरुपयोग करके अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहती है। तो अब बड़ी बात यह है कि जब से CBI के ये समन पहुंचा, तब से आम आदमी पार्टी अब और भी ज्यादा आक्रामक हो गई है। देखिए, ये बात तो आम आदमी पार्टी में और अरविंद केजरीवाल को पहले से पता थी कि एक ना एक दिन CBI और ED उन्हें बुलाएंगी जरूर, क्योंकि जब जांच होगी तो जांच में सारी बातें समझ में आ जाएंगी और जांच में ये बात साबित हो जाएगी कि अरविंद केजरीवाल की मर्जी के बिना इतना बड़ा स्कैम हो नहीं सकता, तो उन्हें तो बुलाना ही है। तो उन्होंने तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी और जैसे ही ये सम्मान आया, वैसे ही आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उनके सांसद संजय सिंह ने। और पहली बार इस देश की राजनीति में किसी पार्टी ने और किसी पार्टी के नेता ने गौतम अडानी के मामले में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी आरोप लगाए हैं। इससे पहले आरोप तो लग रहे थे, लेकिन निजी तौर पर किसी ने आरोप लगाने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन आज आम आदमी पार्टी ने मोदी पर सीधे पर्सनल एलिगेशंस लगाए हैं, निजी आरोप लगाए हैं। और आज उन्होंने कहा है कि गौतम अडानी पर लगा सारा पैसा असल में प्रधानमंत्री मोदी का अपना पैसा है। यानी अब तक राहुल गांधी जब आरोप लगाते थे तो वो सिर्फ ये पूछ रहे थे कि गौतम अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए कहां से आया और यह पैसा किसका है, नाम नहीं बता रहे थे। लेकिन आज आम आदमी पार्टी एक कदम नहीं 100 कदम और आगे निकल गई और उन्होंने ये कह दिया कि गौतम अडानी की कंपनी में जो पैसा लगा हुआ है वो प्रधानमंत्री मोदी का निजी पैसा है। जिस दिन दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त, उनके दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोड़ का काला धन दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैसा है, उसी दिन मैंने अरविंद जी से कह दिया था, अरविंद जी अगला नंबर अब आपका होगा। इस सारे भ्रष्टाचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या हाथ है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक्सपोज कर दिया। जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल जी ने एक्सपोज किया है, उस दिन से ये तय था कि अरविंद केजरीवाल जी उनके अगले टारगेट होने वाले हैं। इसमें जो मिस्टर नायर हैं,
वो नायर साहब ने तो शायद केजरीवाल जी का पहले नाम भी लिया है और कहा है कि प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से केजरीवाल जी की मौजूदगी यहाँ थी। और आपको इस विषय में ये भी समझना होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते दिल्ली की कोई भी नीति उनकी मर्जी के बिना, उनकी जानकारी के बिना और उनके ठप्पे के बिना बन ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी का सहयोग इन सब चीज़ों में रहा है, एक्टिव कोऑपरेशन रही है। उनके खिलाफ जांच आगे बढ़ रही है और अभी उनको भी सीबीआई का समन आया है। हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से पीछे उनके चेहरे पे बेचैनी दिख रही है, छटपटाहट दिख रही है, और वही परिलक्षित होती है उनके उन चेलों में जो पीसी करने आते हैं। अब आम आदमी पार्टी कुछ और आरोप लगा रही है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ईडी की चार्जशीट में से कुछ और पढ़ के दिखाता हूं। और इसी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया के जो सेक्रेटरी हैं उनका बयान भी छपा हुआ है। और मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी, जिनका नाम है सी अरविंद, उन्होंने 7/12/2022 को एक बयान दिया था, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था और ये अदालत के पास है स्टेटमेंट, जिसमें वो लिखते हैं, व्हेन श्री सी अरविंद वाज कॉल्ड बाय मनीष सिसोदिया टू द रेजिडेंस ऑफ अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर वेयर सत्येंद्र जैन वाज आल्सो प्रेजेंट, द कॉन्स्पिरेसी ऑफ द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स to give wholesale business to private entities and fix 12% margin to get 6% kickback out of the same is clear from the statement of C. Arvind. तो C. Arvind जो है, जो कि मनीष सिसोदिया के अपने ही सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पूछताछ में सारी बातें सच बता दी। और वो ये कह रहे हैं कि मुझे खुद अरविंद केजरीवाल के घर पर बुलाया गया, वहाँ पर ये दस्तावेज तैयार हुआ था और इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया था, और वो ये था कि जो कारोबारी थे शराब के, उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसे 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। अब इसमें जो सोचने वाली बात है वो ये कि आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो इन शराब कारोबारियों से कमीशन मांग रहे होंगे, कट मांग रहे होंगे। अब ये शराब के कारोबारी पैसा कहाँ से लाएंगे? जब इन्हें प्रॉफिट बढ़ेगा तभी तो ये पैसा आगे रिश्वत के रूप में दे पाएंगे। तो पूरा जो नया आइडिया लगाया गया वो ये कि अभी तक इनको 6% मार्जिन मिलता था, इनका मार्जिन 6% से बढ़ाकर 12% कर देते हैं और इन्हें पहले के जैसे पहले 6% मिलता था वैसे ही 6% मिलता रहेगा, और बाकी का 6% हम बाद में अलग से ले लेंगे रिश्वत के तौर पर। तो ये पूरा बिजनेस जो आइडिया है, ये पूरा बिजनेस मॉडल ये बनाया गया था और ये मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी ने ही खुद सबके सामने स्वीकार कर लिया। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है और वो ये कि क्या मनीष सिसोदिया के बाद केजरीवाल भी शराब घोटाले में गिरफ्तार हो सकते हैं? क्या सिसोदिया के बाद वो भी जेल जा सकते हैं? इसी हफ्ते 11 तारीख को जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर अरविंद केजरीवाल ने एक जबरदस्त भाषण दिया था, तब उन्होंने खुद ये कहा था कि अब एक एक करके उनकी पार्टी के कई नेता गिरफ्तार होंगे, और इस भाषण के सिर्फ 3 दिन बाद सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुला भी लिया। वो सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे को रोकना चाहती हैं, देश की तरक्की रोकना चाहती हैं, वो अब आपको सबको जेल में डालेंगे। सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा एक एक करके। कम से कम 8 से 10 महीने जेल में जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो केजरीवाल ने उसी दिन कह दिया था कि जो भी सरकार के खिलाफ विपक्षी दल हैं उनके तमाम नेताओं का नंबर आएगा, और शायद उस दिन उन्हें पता था कि उनका नंबर आने ही वाला है। शायद ये भी पता होगा कि शायद अगला नंबर उन्हीं का है, और आज उनका नंबर आ गया और 2 दिन के बाद उन्हें वहां पर पेश होना है। आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि दिल्ली का शराब घोटाला आखिर है क्या। तो संक्षिप्त में आपको बता देते हैं, इस घोटाले की एक ही जड़ है और उस जड़ का नाम है न्यू एक्साइज पॉलिसी 2021-22। ये पॉलिसी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया लेकर आए थे, जो दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को लागू हुई थी। इस नई शराब नीति के तहत पहला घोटाला यह हुआ कि सरकार ने शराब की बिक्री का सारा काम प्राइवेट हाथों में सौंप दिया।
और इनमें भी उन्हीं लोगों को शराब बेचने का लाइसेंस मिला जिनकी एक्साइज डिपार्टमेंट या मनीष सिसोदिया से कोई जान पहचान थी। यानी सारे लाइसेंस अपने लोगों को बेच दिए और सरकार जो पहले शराब बेचा करती थी वो बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि जो सरकार शराब बेच रही है उसमें तो कोई इन्हें फायदा होगा नहीं। फायदा तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट लोग शराब बेचेंगे। तो पूरी जो 100% शराब है वो प्राइवेट हाथों में दे दी। इसके अलावा पुरानी नीति में शराब बनाने वाली कंपनी बाजार में शराब बेच नहीं सकती थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने नई पॉलिसी के तहत इसकी भी मंजूरी दे दी। यानी आप शराब बनाइए भी और बेचिए भी। और इसके बदले में इन कंपनियों ने दिल्ली के एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों की खूब जेबें भरी हैं। यह भी आरोप है कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया शराब व्यापारियों पर इतने मेहरबान थे कि उन्होंने लाइसेंस फी में उन्हें स्पेशल डिस्काउंट दिए, जो कि मुमकिन नहीं थे इतने बड़े डिस्काउंट, और कुल 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फी भी माफ की गई। मशहूर कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन की एक बड़ी लोकप्रिय कविता है जिसका नाम है मधुशाला, और इसमें वो एक जगह लिखते हैं मेल कराती मधुशाला। लेकिन ये पंक्ति अगर आज के घटनाक्रम के हिसाब से लिखी जाएगी तो ये लाइन होगी जेल कराती मधुशाला। जब उन्होंने ये कविता लिखी थी तो वो उनका जो भाव था वो ये था कि जो मधुशाला है वो सबका मेल कराती है, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, सब लोग। मंदिर और मस्जिद से ज़्यादा मेल मधुशाला कराती है, क्योंकि जो मधुशाला की दोस्ती होती है वो सबसे पक्की होती है। ये इस भाव के साथ हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला जो लिखी थी। उसके बाद मधुशाला का मतलब यहां पर यह हुआ जब शराब घोटाला हुआ कि मधुशाला का मतलब यह है कि इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा, यानी पैसा पहुंचाती मधुशाला, यानी पैसे से जोड़ती मधुशाला, क्योंकि मधुशाला में पैसा ही पैसा है। और फिर अब अगर आप आज के हिसाब से देखेंगे तो कहा जाएगा कि जेल कराती मधुशाला, क्योंकि यह मधुशाला मनीष सिसोदिया को जेल में पहुंचा चुकी है और अरविंद केजरीवाल पर भी अब जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो फिर क्या होगा। पहला, इससे आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चरमरा जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक वन मैन शो है, सब कुछ एक व्यक्ति के आसपास घूमता है और वो है अरविंद केजरीवाल। और अगर वो वन मैन ही नहीं होगा तो पार्टी पूरी तरह से अस्थिर हो जाएगी। दूसरा, आम आदमी पार्टी काडर बेस्ड पार्टी नहीं है, इसलिए अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई होने से उसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। ये बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टी नहीं है जिसके पास। तीसरा, आम आदमी पार्टी की छवि भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी की बन जाएगी। भ्रष्टाचार रोकने के नाम पर यह पार्टी बनी थी, लेकिन भ्रष्टाचार करने के नाम पर यह पार्टी बदनाम हो जाएगी। एक बड़ी बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी में कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं है, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि ये वन मैन शो है। कांग्रेस और बीजेपी जैसी जो पार्टियां हैं उनमें सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी है, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप भी है, और अगर शीर्ष नेता जेल चला भी जाए तो पार्टी का जो काम है वो ऐसे ही चलता रहता है। पार्टी बंद नहीं होगी, दफ्तर पर ताला नहीं लग जाएगा। लेकिन केजरीवाल की स्थिति में केजरीवाल के आसपास ही सब कुछ है। केजरीवाल के ही को ही ये पता है कि इस पार्टी के पास कितना पैसा है, फंड कहां पर है, कहां किससे कितना पैसा लेना है, कितना देना है, और पार्टी को आगे क्या चलाना है, ये पूरा विजन एक आदमी के पास है। और अगर वो आदमी जेल चला गया तो पार्टी के दफ्तर पर ताला लग जाएगा और इनके जो फंड्स हैं, सबसे बड़ी बात यह है इनके फंड्स सूख जाएंगे, पैसा आना बंद हो जाएगा। और जो पैसा आया भी हुआ है वो कहां रखा है ये शायद केजरीवाल के अलावा किसी को नहीं पता होगा। चौथा, इससे 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे उसमें आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जबरदस्त रूप से प्रभावित हो सकता है। और पांचवां, अरविंद केजरीवाल खुद को कभी कट्टर ईमानदार इसके बाद नहीं बता पाएंगे। इससे पहले कहते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, लेकिन अब वो अपने आप को कट्टर ईमानदार नहीं बता पाएंगे। असल में अगर आप देखें पिछले हफ्ते 10 दिन की घटनाओं को, अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक राष्ट्रीय मंच तैयार करने में लगे हुए थे, और नीतीश कुमार भी अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए दिल्ली में उनके घर पर गए थे। और इन दोनों की जो बातचीत हुई उसमें यही तय हुआ था कि ये दोनों नेता मिलकर अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का एक राष्ट्रीय मंच तैयार करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, नीतीश कुमार अपने आप को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए सब नेताओं से उनके घर जा जाकर वो खुद मिल रहे हैं। यानी वो आज एक सूत्रधार की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन कल
वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे। और यही सपना अरविंद केजरीवाल का भी है, वो भी प्रधानमंत्री पद का सपना देखते हैं। तो इस समय जो दो सबसे बड़े दावेदार हैं, हालांकि प्रधानमंत्री बनने की नौबत किसी की भी नहीं आने वाली, ये सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। अभी की जो हालात हैं, जो सारे सर्वेज हैं जो बताते हैं, तो एक अरविंद केजरीवाल हैं, वो भी पीएम बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार हैं, वो भी पीएम बनना चाहते हैं। अब इस रेस में दोनों एक साथ आगे चलेंगे और आखिर में जाकर तय होगा कि विपक्षी पार्टियों का ये जो मंच बनेगा उसका नेता कौन होगा। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। इन सारे विपक्षी नेताओं में एक ही नेता ऐसा है जिस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, और वो है नीतीश कुमार। और धीरे धीरे करके, जैसे आप कहते हैं ना कि वीडियो गेम में एक एक करके हर नेता हर राउंड में एलिमिनेट होता जा रहा है, तो इस राउंड में अरविंद केजरीवाल एलिमिनेट हो जाएंगे। और अगर अरविंद केजरीवाल जेल में जाते हैं तो भ्रष्टाचार का यह मामला आगे चलकर उनके सारे दरवाजे बंद कर देगा। और अगर कभी ऐसी नौबत आई भी कि विपक्ष को उन्हें अपना नेता मानना पड़े, तो उनका नाम इसलिए काट दिया जाएगा क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, और एक भ्रष्टाचारी नेता को विपक्ष के बाकी नेता अपना नेता के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए नीतीश कुमार के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का यह नोटिस परेशान कर रहा है, और आम आदमी पार्टी सीबीआई पर दबाव में होने का आरोप भी लगा रही है कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन सच यह है कि आज से 11 साल पहले, वर्ष 2012 में, जब यही सीबीआई दूसरे नेताओं को जांच के लिए बुलाती थी, तब अरविंद केजरीवाल कुछ कागज लेकर मीडिया के सामने आते थे और कहते थे कि उनका जीवन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए समर्पित है। लेकिन आज वो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में फंस गए हैं। अब अरविंद केजरीवाल का एक पुराना रूप देखिए, आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। आप तो भूल भी चुके होंगे, आपको याद भी नहीं होगा, लेकिन 2012 में अरविंद केजरीवाल कैसे उन्हीं नेताओं की लिस्ट लेकर आए थे, भ्रष्ट नेताओं की, जिनके साथ आज बैठकर वो चाय पीते हैं, जिनके साथ वो अलायंस करते हैं, गठबंधन करते हैं, जिनको अपने घर पर बुलाते हैं। अब आप देखिए उनका फ्लैशबैक वाला ये रूप। वडेरा जी ने 2007 से 2010 के बीच में 3 सालों के अंदर केवल 50 लाख रुपए से 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज खरीदी है। उनको डीएलएफ ने 65 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। गडकरी साहब किसके इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं? गडकरी साहब का बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है। उनके जो बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं, उनके जो व्यावसायिक इंटरेस्ट्स हैं, क्या वो महाराष्ट्र के विदर्भा के किसानों के इंटरेस्ट से क्लैश कर रहे हैं? अंबानी जी क्या रेट क्यों नहीं हुई? मुकेश अंबानी जी क्या रेट क्यों नहीं हुई? अनिल अंबानी जी क्या रेट क्यों नहीं हुई? नरेश गोयल जी क्या रेट क्यों नहीं हुई? यशोधन वर्धन बिड़ला जी क्या रेट क्यों नहीं हुई? बर्मन जी क्या रेट क्यों नहीं हुई? एक मन में प्रश्न उठता है कि भाई 700 में से 100-125 लोगों क्या रेट क्यों हुई, बाकियों क्या रेट क्यों नहीं हुई? तो उस समय केजरीवाल ने बहुत सारे उद्योगपतियों के नाम लिए, उस समय बहुत सारे नेताओं के नाम लिए। उनमें से बहुत सारे नेताओं से तो बाद में उन्होंने अदालतों में जाकर बाकायदा माफ़ी मांगी और कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, मैंने ऐसे ही आपके ऊपर आरोप लगा दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। उनसे माफ़ी मांग ली। और बहुत सारे उद्योगपति भी जो हैं, जो अदालत में चले गए, उनसे भी इन्होंने माफ़ी मांग ली। फिर उस पूरे मुद्दे को छोड़ दिया। जिन नेताओं के बारे में ये बात करते थे ये बहुत भ्रष्ट हैं, तो जैसा मैंने आपको कहा, उनमें से कुछ से तो इन्होंने माफ़ी मांग ली और कुछ के साथ दोस्ती कर ली। अब उन्हीं नेताओं और उन्हीं पार्टियों के साथ ये दोस्ती करते हैं, गठबंधन करते हैं, उनकी बैठकों में जाते हैं, उनके घरों पर जाते हैं, उन्हें अपने घर बुलाते हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उन्हें फूल मालाएं पहनाते हैं और उनकी मालाएं खुद पहनते हैं। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 10 साल में ये सब कुछ हो चुका है, 10 साल में सब कुछ बदल चुका है। तो ये भी आपको आज याद रखना होगा। लेकिन ये सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है इस समय की, और अरविंद केजरीवाल को जो समन मिलना है उससे राष्ट्र की जो राजनीति है उसमें ज़रूर भूकंप आ जाएगा। और अगर वो जेल चले गए तो इसका अगले लोकसभा के चुनाव पर भी बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। लेकिन हमारा आकलन ये है कि ये अभी नहीं होगा, कुछ और महीने के बाद ये हो सकता है। लेकिन भारत सरकार जिस तरह से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को लेकर चल रही है,
जिस तरह से हर भ्रष्टाचारी नेता के घर पर, दफ्तरों पर रेड डाली जा रही हैं और केसेस बनाए जा रहे हैं, उससे कई बार ऐसा लगता है कि भारत की राजनीति से मोदी जी चाहते हैं कि पूरे भ्रष्टाचार, जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, सबकी सफाई एक ही बार में झाड़ू से कर दिया जाए। तो जो झाड़ू अरविंद केजरीवाल लेकर आए थे, अब वही झाड़ू से उनकी सफाई होनी शुरू हो गई।